नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम तारिक फतह है और एक बार फिर आपके सामने फतह के फतवे के साथ हाजिर हुआ हूं। पिछले दिनों मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक गलतफहमी जो मेरे जहन में थी वो दूर हो गई। मैं ये समझता था कि इस शो के ऊपर, क्योंकि मैं काफ़ी तनकीद करता हूँ हमारे आलम दीनों पे या मौलानाओं पे, और मैं समझता था कि शायद वही मुझसे नाराज़ होंगे और जो तरक्की पसंद लिबरल सेक्युलर मुसलमान हैं उनकी सोच शायद अलग होगी। ये गलतफहमी उस वक्त मुझे दूर हुई जब पिछले दिनों मैं रेख्ता फेस्टिवल जो उर्दू लिटरेचर, सपोजिटली उर्दू लिटरेचर की प्रमोशन के लिए दिल्ली में हो रहा था, मैं वहाँ गया कुछ उर्दू की किताबें खरीदने के लिए, और वहाँ मुझ पे जो हमला हुआ उसमें कोई मौलाना साहब नहीं थे, एक आध बेचारे थे दूर दूर, उनका हिस्सा नहीं लिया। वहाँ जो 50 से 100 लोगों ने मुझ पे दंगा किया और मुझे घेरे में लेके पीछे से मारा, सामने से बायदे हुए किसी ने नहीं मारा, हर एक ने पीछे से और सोटियों से मेरी टांगों पे, वो सब के सब सेक्युलर लिबरल प्रोफेशनल मुसलमान थे। उनमें डॉक्टर थे, लॉयर्स थे, स्कूल टीचर्स थे और अपने आप को अदीब समझने वाले राइटर्स टाइप के लोग थे। उनके जहन में जो सोच है कि तारिक फतह का फतवा अगर ये हमारे बीवी बच्चों के साथ और नौजवानों के अंदर पॉपुलर है और सेल्फी ले रहा और लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता? जी न्यूज के एक लाइव टेलीविजन शो के अंदर एक मौलाना साहब ने तो सीधा मुझ पे कहा कि तुम्हारी गर्दन कटेगी, और अगर ये बात काफी नहीं थी तो अब जी न्यूज के जो मालिक हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन पे भी फतवा लग गया है। अभी ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद जब हम आएंगे तो मेहमानों से तारुफ कराएंगे। दिल्ली के जिस कार्यक्रम में तारिक फतह पहुंचे, वहां कई लोग उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहते थे। इनमें बच्चे, महिलाएं और हर उम्र के लोग शामिल थे। जाहिर है ये वही लोग थे जो जी न्यूज के कार्यक्रम फतह का फतवा की वजह से तारिक फतह को जानते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। इसी बीच करीब 100 लोग मौके पर पहुंचे और तारिक फतह के चारों ओर घेरा बना लिया। इस दौरान जश्न रेख्ता के आयोजकों में से कोई नहीं पहुंचा और तारिक फतह के साथ धक्का मुक्की होती रही, उनके साथ बदसलूकी होती रही। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि अगर ऐसा किसी अन्य मीडिया के साथ हुआ होता तो न जाने अब तक इंडिया गेट जंतर मंतर के पास कितने तथाकथित बुद्धिजीवियों ने धरना दे दिया होता। डॉक्टर चंद्रा ने ये भी कहा कि न हम डरे थे न ही हम डरेंगे, राष्ट्र और समाज के हित में सेवा करते रहेंगे, जिसे जो कहना और करना है वो कर ले। और ये भी कि धमकी तो आतंकी हाफिज सईद जैसों ने भी दी, फिर ऐसी छोटी मोटी धमकियों से क्या डरना। फतह का फतवा है कि बोलने की आजादी के खिलाफ मजहब को हथियार बनाने की साजिश बंद होनी चाहिए। आज जो हमारा मुद्दा है वो ये कि मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में अगर बहस नागवार गुजरती है तो उसको रोकने के लिए क्या वायलेंट होना या एकदम दंगा फसाद करना या फतवे लगाना जरूरी है? इसी मुद्दे पे आज बहस करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। मैं उनका पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। अंबर जैदी हैं हमारे साथ, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, शी इज हेड ऑफ अ प्रोडक्शन कंपनी। आप बिल्कुल यूर यंग मुस्लिम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। उनके साथ एक और हमारे नौजवान दोस्त जनाब गुलरेज शेख साहब, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, डेंटिस्ट हैं। मेहरबानी आपकी। मौलाना फारूक मुफ्ती मोहम्मद फारूक कासमी गंगोही, सदर ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुजर। राधा भर, क्या बात की आपने, मुबारक हो। आइए। और आखिर में हमारे जाने पहचाने ऑथर इंडिया के जिन्होंने एक दफा अवार्ड वापस भी किया है, रहमान अब्बास साहब। मेहमानों से बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूं। मुझे फेस्टिवल के अंदर धक्का मारा जाता है, टेलीविजन शो के अंदर धमकियां दी जाती हैं। ये जरा एक वीडियो क्लिप देखिए, ये जी न्यूज के ऊपर। फतवा से क्या तकलीफ हो गई है? फतवा तो ऐलान है, ऐलान हक है, सुन लीजिए। ये देखिए, ये ऐलान हक है, वो खत्म हो गई वो दास्तानें, जब चाकू निकाल के मार दिए जाते थे। आप अब दारा शीखों की गर्दन नहीं कटेगी। वो
अब के हिंदुस्तान में दारा शिकों की गर्दन नहीं कटेगी। अब गोली याद रखिए, औरंगजेब मर गया। अब सुनो, अब दारा शिकों की गर्दन नहीं कटेगी, तुम्हारी गर्दन कटेगी बेवकूफ। मेरी तो मर गया है, काट दीजिए, खानदान भी मर गया है, काट दीजिए मेरी गर्दन। रहमान अब्बास साहब, आपने देखा ये क्लिप। अब इस किस्म की गुफ्तगू टीवी पे होती है, फेस्टिवल्स में जाए लोग धक्काबाजी करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के लिबास बदल जाते हैं लेकिन सोच वही रहती है, और इस पर खामोशी इख्तियार हो जाती है। जो नॉर्मल आदमी बात करना चाहता है, जो अपोज करना चाहता है, वो डर जाता है कि शायद मेरे साथ भी यही ज्यादती हो। नहीं, इस पर किसी तरह से हिंदुस्तान का कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान, समझदार मुसलमान और हिंदुस्तान का किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शहरी इस बात को देखकर खुश नहीं हो सकता। उसका दिल दुखी होगा, क्योंकि हमारी जो रिवायत है हिंदुस्तान की, वो जो मुश्तरका रिवायत है, उसमें हम इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं आपके ख्यालात को नापसंद कर सकता हूं, आपसे शदीद इख्तलाफ कर सकता हूं, लेकिन आपको धमकी नहीं दे सकता, आप पर किसी तरह का हमला नहीं कर सकता। अंबर, आप तो फिल्म प्रोडक्शन में हैं और एक मुसलमान फैमिली से दिल्ली में ही रहती हैं आप। एज ए यंग पर्सन आपको घुटन फील होती है कि जो बात आप कहना चाहती हैं या सुनना चाहती हैं, आप पे दबाव है कि कुफर का इल्जाम लग जाएगा? वहाँ पर 100 लोग थे, 50 लोग थे जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ अग्री नहीं करते थे। उन्होंने आपको वहाँ से बाहर निकालने के लिए उन्होंने नारेबाजी की, आप पे हमला किया, आपको असॉल्ट किया, क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ अग्री नहीं करते थे और वो आपको वहाँ से निकालना चाहते थे। मौलाना साहब, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी, बताइए आपका तासुर क्या था? आपने वो जो कलकत्ता के मौलाना है उनकी बात भी सुनी, रेख्ता के अंदर जो हुआ है वो उसका भी आपको पता है। आप इसको क्या वजह समझते हैं? देखिए, कोई तहरीर हो या तकरीर हो, तो अगर वो किसी के मजहब पर अटैक कर रही है या किसी के ख्यालात से टकरा रही है, तो वो अपने ख्यालात की वजह से वो ऐसा कर सकता है और करता है, और इजहार राय का सबको हक है, लेकिन इख्तिलाफ राय का भी हक है। नहीं है साहब, किसी को असॉल्ट करने का हक इस्लाम में दिया गया है। नहीं है ये गुनाह कबीरा में से एक आता है, किसी को परेशान करना, किसी को धमकाना, किसी की बेइज्जती करना। आप मेरी बात तो सुने कि अखलाक इसका नाम नहीं है कि आप किसी के भी ख्यालात से, किसी के भी जज्बात से या किसी के भी धर्म से या मजहब से खिलवाड़ करें। आप अपने तरीके से आप आज़ाद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर। तो यानी हमला सही था? नहीं, फिर हमले की मैं हिमायत नहीं कर रहा। आप देखिए, जबान नहीं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं आप। मैं आता हूं, आपके पास आता हूं, एक सेकंड। देखिए, आपका जवाब तो देने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, आपसे बात करने के लिए भी तैयार हैं। मौलाना यासिर नदीम साहब ने आपसे कहा कि भाई आप नहीं, आप मुझे इधर बात करें ना। मैं कह रहा हूँ ना, बताइए, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? तो आप सामने बैठे, आप सामने बैठे बात करें ना। हाँ, तो आपसे बात करें, आप इस्लाम बयान कीजिए, इस्लाम के सवालात कीजिए। आप तो इस्लाम के जो सवालात उठाते हैं उनको तरोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि इस्लाम में इजाजत है किसी को पिटाई करना? इस्लाम में कौन पीट रहा किसी को? ये मेरे साथ क्या हुआ रेख्ता में? ये आपके साथ जो हुआ ये आपका जाती मामला है। अच्छा, मेरा आप जो है ऐसा शो चला रहे हैं, हाँ, जो दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको अखलाकन चाहिए कि उसे बंद कर दें। अरे नहीं, बिल्कुल रिफॉर्म की बात हो रही है, और आप समझते हैं मजहब को बुरा ना कहें ना। तो आप तो एक मुसलमान जो हैं वो एक मुसलमान को पिटाई कर रहे हैं, धक्कम पेली कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, कह रहे हैं मुर्दाबाद, यानी उसको मौत आए, और आप समझते हैं कि ये आपकी नजर में कोई गलत बात नहीं है जिसपे आपको निकल के कुछ बोलना चाहिए? या एक मौलाना कह रहा है इसकी गर्दन काट दो, तो आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में तो गर्दन कटने का आपने बता ही दिया था, यहाँ तो कटती नहीं किसी की। अरे यहाँ कहाँ कट रही गर्दन? आप आजाद कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं आपकी गर्दन। वो तो संविधान नहीं करने दे रहा, विधि नहीं करने दे रही आपको। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि आपने जो कहा कि उर्दू राइटर्स वहां पर थे, और मैं जितने मेरे उर्दू अदीबों से बातें हुई हैं उन सबका ये ख्याल है कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए रहमान साहब, मैं एक बात बताऊं, 4 घंटे तक एक राइटर नहीं आया। मैं एक सेकंड, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि ऑर्गेनाइजर में से
एक शख्स नहीं आया। मैं ये सवाल ये तो उस ऑर्गेनाइजेशनल टीम की वीकनेस है ना, तो वो सारे अजीब मुसलमानों का क्या लेना देना है? घंटे तक साहब, चाचा घंटे तक मैं ये कौन सी बात हुई? ये तो गलती है, ये उनकी गलती साहब है। मुझे कोई मारे इस स्टूडियो में बैठकर, वो वहाँ जी टीवी से कोई भी नहीं आए, तो क्या बोलेंगे आप? वही तो ये इनकी गलती है ना। हाँ, तो गलती नहीं है हमें- टीवी वालों की, तो मैं तो रेखता को ही कह रहा हूँ ना। ये उनकी गलती है जो नहीं आए। एनीवे डॉक्टर साहब, लॉजिकल बहस जो है, आइडियाज की बहस में मौत और हमला कहां से आ जाता है? मुझे केवल 3 मिनट देना आप। प्लीज। 3 पॉइंट्स बोलने हैं मुझे इस पर। प्लीज बोलिए। पहली बात तो जिन लोगों ने आपके वीडियोस बनाए जी, उनमें, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन आईसिस वाले जो करते हैं वो क्या करते हैं कि आदमी की गर्दन पे छुरी काटते हैं, वो उसका वीडियो बना के पब्लिश करते हैं। जी। इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि ये सब कर सके, तो वो जिस प्रकार से लाते मार रहे थे या जो भी कर रहे थे, उसके वीडियो बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाले, 2 भेजे। जी। नंबर 1। नंबर 2, हम सब बैठ के जो बात कर रहे हैं ना अभी, हम बीमार की बात कर रहे हैं, उसके लक्षणों की बात कर रहे हैं, मूल बीमारी क्या है उसकी बात नहीं कर रहे। वो क्या है? तो मूल बीमारी जो है, हमारे अंदर मानसिकता जो चल रही है, जी। जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, वो उन्होंने जो डाला था कि जो कुछ भी भारतीय है वो गैर इस्लामिक है। बहस को आगे बढ़ाने से पहले ये 2 लोगों की वीडियो देखिए जिन्होंने अपने इंटॉलरेंस के बेसिस पे अवार्ड वापस किए थे। शायद उनकी सोच से कुछ लोगों को विरोध है, और उस विरोध के चलते उनकी प्रेजेंस को वहाँ ऐतराज के रूप में लिया गया, और शायद आयोजकों पर यह दबाव बनाया गया कि उन्हें क्यों बुलाया गया। ये बहुत दुखद है, अशोभनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चिंता की बात है कि कोई भी बाहर का मेहमान हमारे किसी भी अदबी कार्यक्रम में शिरकत के लिए आता है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। उसको अगर विचार प्रकट करने का कहीं अवसर है तो ये विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी उसको होनी चाहिए। ये असहिष्णुता तो नहीं है, असहिष्णुता तो वो है जो वो कर रहे हैं तारिक फतेह। ये इस मुल्क के लिए डेंगू या एड्स से ज्यादा खतरनाक है। ये फैसला हुकूमत को करना चाहिए, अरबाब इख्तिदार को करना चाहिए कि इस मुल्क में डेंगू या एड्स को फैलाना चाहिए या इसको खत्म कर देना चाहिए। अभी आपने मुनव्वर राना को सुना और नंद भारद्वाज को भी सुना। सर बताइए, ये देखिए कि यानी इसमें कुछ काले लिबास में जब सब रंग चुपकर सामने आता है ना, तो ऐसी घटिया जबान में अपने आप को पेश करता है। आप मुनव्वर साहब की बात? मैं मुनव्वर साहब की बात कर रहा हूं। उनको इनटॉलरेंस को डिवाइड इस तरह करके नहीं देखना चाहिए। जो इनटॉलरेंस है वो इनटॉलरेंस है, चाहे वो मुसलमान करें, हिंदू करें, दलित करें या कोई और करें। हम एक दूसरे के ख्यालात से इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे आपकी बहुत सारी बातें जो नापसंद हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझ पर लाजिम है मैं आपका एहतराम करूं। ख्यालात का जवाब ख्यालात से दिया जा सकता है, बहस का जवाब बहस से दिया जा सकता है, इख्तलाफ का जवाब इख्तलाफ से दिया जा सकता है। लेकिन किसी का एहतराम नहीं करना, किसी की तौहीन करना, किसी पर पत्थर उछालना, किसी के पुष्ट पर उसको मारना, ये सब इंतहाई गिरी हुई अखलाकन हरकतें हैं, बहुत गिरी हुई हरकतें हैं, और ये इन हरकतों को किसी तरह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मुनव्वर साहब ने तो अपना अवार्ड वापस किया था और उन्होंने उस वक्त ड्रामा किया था। मुनव्वर साहब ने तो उर्दू जो पोएट्री की रिवायत है, जो तरक्की पसंद रिवायत है, उसको बदनाम किया था। हमने तब भी इनके खिलाफ हमने सख्त बातें कही थी। ये तो ऐसे तमाशा करने की आदत है, और इसी तरह का तो मुशायरा भी जो वो पढ़ते हैं वो इसी तरह का पढ़ते हैं, एक शर्मा पर, एक बाग पर, एक हुब्बुल वतनी पर, और ये बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, और हम इनकी मजम्मत करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हम आपसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इनकी मजम्मत करते हैं। आप समझते हैं कि इसमें कुछ वजन है कि मैं डेंगू या एड्स की वबा की तरह हिंदुस्तान में आया हूं? देखिए, या कम बीमारी है? यहाँ तो हर आदमी को अपने अपने एतबार से सोचने का भी और कहने का भी हक है। अच्छा, रही बात, आप सिर्फ एक ही कम्युनिटी को लेके, एक ही तबके को लेके, एक ही मजहब और धर्म को लेके बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उन्हें विरोध करने का हक है। वो सबसे पिछड़ी है, अपना अपना अंदाज है। अलबत्ता ये है कि अखलाक से नहीं गिरना चाहिए, उसके जो कानून है हमारे मुल्क के, उस एतबार से कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और एक बात फिर आती है कि ये वो लोग जिन्होंने धड़ाधड़ जाके सारे अवार्ड वापस दे दिए, वो कहां चले गए जब ये सब बात खबर में आई? वो कहां गए बड़े बड़े एडिटर और बड़े बड़े दानिश्वर जो कह रहे थे हम अवार्ड वापस कर देंगे? कि उसी वक्त अवार्ड वापस होता है जबकि कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो,
हमने उन हिंदुस्तानियों से जिन्होंने इंटॉलरेंस के नाम पे अवार्ड वापसी की थी ये पूछा कि जो मेरे साथ हुआ, जो इंटॉलरेंस मेरे साथ हुई, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। लीजिए सुनिए। किसी ने कहा कि आपकी आज़ादी उस जगह ख़त्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू हो जाती है। यहाँ तक आप अपना हाथ फैलाए, आपकी आज़ादी है, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन जब आप मेरी नाक से आगे बढ़ेंगे जिससे मुझे चोट लगने का ख़तरा होगा, तो मैं ये कहूँगा कि उसको हम मज़हब में मुदाखलत कहेंगे। हुकूमत को ये खुद चाहिए था, पुलिस को, जुडिशरी को, कि इसके खिलाफ ब्लास्फेमी का, तौहीन मज़हब का मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन जब हुकूमत सोई रही, जुडिशरी सोई रही, पुलिस खामोश रही, तो लोगों ने शायद इसे अपने हाथ में ले लिया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अभी जिंदा है, अभी उसको इतनी मार नहीं पड़ी है कि ये मर गया होता। किसी भी धर्म में जो कट्टरपंथ की सोच है ना, उसकी मैं विरोधता करता हूँ। किसी भी धर्म की कुछ है, वो शो करता है तो चलने देना चाहिए। उसके बराबर कोई जो दलील है उस दलील से जवाब देना चाहिए। हम समझते हैं इंटॉलरेंस है। अगर कुछ लोग इन पे अब यहाँ पे किसी ढंग से हमला करें, उन पे मारने की कोशिश करें, इंटॉलरेंस है। लेकिन अगर वो बदबख्त उधर से ही ऐसे मजहबी जज्बात में दखल देता है जिनमें नहीं देना चाहिए, तो उनको आप अपना मेहमान बनाइए, तो वो सारी बस्ती का, सारे समाज का, सोशल सोसाइटी का मेहमान नहीं बन सकता है। आप आए हैं सर आंखों पे, लेकिन मैं तो ये है कि अगर आप किसी के भी मजहब के खिलाफ या किसी भी रिवायात और अक़दार के खिलाफ कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसका जो सोल्यूशन है, जो तरीका है हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, वही अपनाना चाहिए। नहीं, मैं क्या इस्लाम के खिलाफ क्या बोल रहा हूँ, मुझे जरा बताइए। आप तो ये तो बात तय है कि आप सरासर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। बताइए क्या इस्लाम के मुताबिक तो आप बोलते ही नहीं, क्योंकि आपका इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, आप सिर्फ जबान से मुसलमान कहें तो इससे मुसलमान नहीं हो जाता। अंबर, लेकिन मुसलमान हो ना, एक सेकंड अंबर को बोलने की आजादी तो है। आप रिलीजन की बात कर रहे हैं। रिलीजन एक तो स्पिरिचुअल होता है और एक होता है सोशल। रिलीजन, आप एक हिंदू है, वो 125 बार मंदिर की परिक्रमा करता है, उससे उसको भगवान से नजदीक महसूस करता है, उसको उससे एलिटमेंट मिलती है। कंप्लीट। और एक मुसलमान है, मैं हूँ, आप हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं अल्लाह के आगे, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अल्लाह के नजदीक महसूस करते हैं। ये हमारी एक बहुत पर्सनल चॉइस है, ये हमारे खुद के लिए है, हम अपने लिए हैं। मैं आपको ये मुझे या आप कोई भी, हम एक दूसरे की जो इबादत करने का तरीका है उसको कम ज्यादा अच्छा बुरा समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारे सोशल, जो हमारा एक सोशल रिलीजन है, जिस तरीके से हम सोसाइटी में रहते हैं, क्या वो हम एक उसमें एक कॉमन ग्राउंड नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं मुसलमान वही मैं कह रही हूँ। दुनिया में रहने का तरीका अलग होता है और रिलीजन एक अलग चीज है। हम दोनों चीजों को, इस्लाम को, मुस्लिम को, हम दोनों चीजों को मिला रहे हैं। अलग चीज है। हम आज भी उन 1300 साल पुराने रूल्स के साथ जी रहे हैं, जो उस वक्त की कल्चर और उस वक्त की सोसाइटी के साथ है, जो 1400 साल पुराने रूल्स हैं और जो हमारे नबी ने दिए। जब तक आप परिवर्तन नहीं लाएंगे, वही असल है। जब तक आप मुसलमानों के बच्चों को टायर पकाने के लिए इस्लाम हो नहीं सकता, पंचा जुड़वाएंगे और तंगे चलवाएंगे, के खिलाफ है, वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। देखिए, और मैं बोलता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं नहीं है, मुसलमान इस्लाम इज अ प्रोग्रेसिव रिलीजन, इस्लाम प्रोग्रेस में विश्वास रखता है। साहब हो या मैं हूँ या आप हो, और आप एक बात बताएं, वही रूल चलेंगे, तभी इस्लाम मानने वाला होगा। देखिए, आपके पास वही आई, क्या कोई फरिश्ता आया, कोई देवदूत आया आपको बताने के लिए कि ये मुसलमान नहीं है? देखिए, अंबर को बोलने दे एक सेकंड। मैं कुरान और हदीस की बात नहीं कर रही हूँ, वो मेरा काम नहीं, वो आपका काम है। मैं दुनिया में रहने के तरीके को, सलीके की बात कर रही हूँ। दुनिया में हर आदमी अपने अपने तरीके से जी रहा है। जो रूल्स बने थे वो आज से 1300 साल पहले, जानवर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इंसान अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है या शरिया ऊपर है? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान में रहने के एतबार से सब अपने अपने एतबार से रहे। कौन किसको मना कर रहा? बताइए तो, बताइए। मतलब मैं एक सेकंड, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है। आपकी निगाह में, आपके पर्सनल उसमें हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अफजल है या शरिया की किताबें अफजल हैं? आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? आप ये पूछे ना। मैंने आपको जजमेंट दिया ना। अब बात ये है कि आप जो है
इस्लाम को क्यों बीच में ला रहे हैं फिर? इस्लाम के भी उसूल है और हिंदुस्तान के भी उसूल है। अंबर आप बताइए, उसूल माने कानून सिर्फ इंडिया में पार्लियामेंट का है। एग्जैक्टली, हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। ये जो हो रहा है क्या ये हिंदुस्तान के कानून में दाखिल है? क्या हो रहा है? ये जो कर रहे हैं आप, फ्रीडम और क्या गैर कानूनी? गैर कानूनी किसी के ये बहुत सारे मुसलमानों का ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि तारिक साहब की बातें गैर इस्लामी है, इस्लाम पर हमला। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ये वाकई शिकायत है बिल्कुल, और उसे ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम का इंसल्ट करती है, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ। तो कोर्ट में चले तो गए अंसार नहीं गए ना, नहीं ऐसी मुझे लगता है आपने अगर ऐसी बातें कही है और ये खामाखा अगर अफवाहें फैलाई जा रही है तो उससे बेहतर आप कोर्ट में जाए। कोर्ट तय करेगा कि उन्होंने आपकी मजहबी जज्बात पर हमला किया है या नहीं किया। हमको इसकी आजादी है ना। वो जो कलकत्ता के इमाम साहब ने इनकी गर्दन वाली बात कही, बताइए वो कैसे? देखिए, उससे आपको तकलीफ नहीं होती है? इजाजत ना इस्लाम नहीं, देता उससे है, नहीं होता है कि ये कैसा मुसलमान है। उनका अपना ख्याल है, किसी को वो उनका अपना ख्याल है, तो उनको अपने ख्याल की आजादी नहीं है। नहीं, इनको ये तो मेहमान है, ये हमारे मुल्क में आके एक कम्युनिटी पे क्यों? उसने आपसे ये नहीं पूछा कि मुझे ये बताइए कि इस्लाम के मुताबिक मैं किस तरह रहूं। क्या उसने आपसे राय तलब की? नहीं, उसने नहीं। जब उसने राय तलब नहीं की, आप क्यों बता रहे हैं? आप मैं तो इस्लाम की बात बता रहा हूं। नहीं, तो आपने पूछा नहीं है ना। अच्छा, आप हिंदुस्तान को पसंद करते हैं तो आपसे पूछेंगे। मैं एक ग्रोन अप लेडी हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, और मैं बहुत अच्छे से करती आ रही हूँ। आप मेरे अराउंड कितने सारे लोग हैं, आप जाके फीडबैक पूछिए कि मैं क्या हूँ। लोग मेरी मिसाल देते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की नहीं मिल सकती। अब जस्ट बिकॉज मैंने सर नहीं ढापा हुआ है तो आपने मेरे लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी कर दिया कि आप नहीं। देखिए, आपके समझने में फर्क है। नहीं, समझने में फर्क नहीं। सबसे पहले आपके लिए सबसे नहीं, लड़की के लिए सबसे पहले आपके पास एक सबसे बड़ी पॉइंट है कि आप लड़कियों को दे दो। अगर लड़की औरत कोई बात क्या इस्लाम ने इसकी इजाजत दी सर खोलने की? सर बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है। दिखाइए कहाँ मुझे? कुरान की कोई आयत दिखाइए, नबी की कोई हदीस दिखाइए। आप कहाँ से ले आए सर? आप कहाँ से तो कह रहा हूँ, इस्लाम उसको तो आप मानते हैं। कुरान में नहीं है, कुरान नहीं है, आप सरासर इस्लाम के खिलाफ। कुरान में नहीं है। आप इस्लाम के भी खिलाफ हैं, मुसलमान के भी खिलाफ। अरे भैया ये जाने दो। इस तरह के इल्जाम मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको कोर्ट जाना चाहिए। ये सोच क्या है जिसके तहत एक शख्स एक दूसरी औरत को उसके कपड़े, एक शख्स दूसरे शख्स को वबाह कहे या कत्ल करने की धमकी दे? ये सोच क्या है? अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि ये हर कम्युनिटी में ये सोच होगी, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और इंडिया में जो एक मुसीबत आई हुई है मुसलमानों पे कि ना वो जा सकते हैं ना आ सकते हैं, ना उनको एडमिशन मिल रही यूनिवर्सिटी में, ना उनकी किताबें छप रही हैं। और बजाय इसके कि हम आईना देखें कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कुफर का। हमने ये सवाल यंग लड़के लड़कियों से पूछा कि क्या अगर आप किसी के साथ इख्तिलाफ राय रखते हैं, उनकी बात से आप अग्री नहीं करते हैं, तो क्या आपको ये इजाजत है कि उनके साथ गुंडागर्दी की जाए? किसी इंसान पे बिना कुछ जाने जस्ट बिकॉज वो कुछ बोल रहा है उसे जाके मारना पीटना, आई डोंट थिंक वो एक सही तरीका है किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए भी। आई थिंक वही चीजें बातें करके भी सॉर्ट हो सकती है, वही चीजें कामली भी सॉर्ट हो सकती है। स्पेशली जो कम्युनिटी ने अटैक किया है, शायद वो उनसे बैठ के भी बात कर सकते थे, जो भी है। बट इवेंचुअली आई थिंक जैसे उन्हें फतेह जी का बोलना अच्छा नहीं लगा, आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत लोगों को उनको मारना भी अच्छा नहीं लगा। मुझे वायलेंस नहीं पसंद है, मैं नहीं चाहूंगी कल को अगर मैं कुछ वॉइस आउट करूं जो शायद मुझे पसंद ना हो या मुझे पसंद हो और लोगों को पसंद ना हो, कोई आके मुझे ऐसे सरेआम मार नहीं सकता है, क्योंकि आई थिंक वो दादागिरी है। किसी की बात पसंद ना आने पर हमला तो सही नहीं है, और मैं समझता हूं कि इन चीजों में यही एक सही रास्ता होता है कि बैठकर बातचीत की जाए और दोनों लोग अपनी अपनी दलीलें दें, जो बात सही होगी लोग उसको कबूल करेंगे। मतलब मजहब के मामले में लोग खुद को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि अकीदा इंसान का ऐसा होता है, तो हालात ही ऐसे थे कि खुद को रोक नहीं पाया, उस तरह की जो है उनके साथ हरकत कर दी गई। लेकिन दूसरा तरीका भी था कि इस तरह की हरकत ना की जाती। अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव द राइट टू स्पीच, वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस। जो भी उनके व्यूज़ हैं उनके अपने हैं, लेकिन अगर हम भी उनको इसी तरीके से मैन हैंडल करेंगे या उन पे मारपीट करेंगे उनके साथ,
तो वो फिर उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कि अगर हम किसी की बात से सहमत नहीं है तो हमें उसका विरोध कर सकते हैं, हमें उसे गाली नहीं देनी चाहिए, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं हम उस पर। हर बात डंडे के बल से नहीं हो सकती, प्यार के बल से भी हो सकती है, इसलिए हमें हर चीज़ को अच्छी लहजे से, जिससे कि दूसरे के भी जहन में आए, उस तरह से हमें बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। मौलाना साहब जो शरीयत की और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप पहले खुद को एक इंडियन मानते हैं या पहले आप एक मुस्लिम हैं? पहले आप क्या हैं? पहले मुसलमान, फिर इंडियन और हिंदुस्तानी। बताइए तो हिंदुस्तान यानी अगर इस्लाम और हिंदुस्तान के मसले में आप, अगर हिंदुस्तान में ये हो जाएगा कि मुसलमान नहीं रह सकता तो फिर हमें जीने का हक क्या रहेगा? क्या मतलब? हिंदुस्तान का कानून ही ये है कि हर आदमी अपनी मजहबी आजादी के साथ। मैं एक सेकंड ना तो फिर ये वो आजादी अंबर को नहीं है। हिंदुस्तान में हम पैदा हुए और इस्लाम के साथ इसी हिंदुस्तान में अंबर की बात रह जाती है। जो हिंदुस्तान आपको इस्लाम पे अमल करने की इजाजत दे रहा है, तो क्या आपको उसको ऊपर नहीं रखना चाहिए? इस्लाम उसी को तो ऊपर रख रहे हैं। आपने पहले इस्लाम बोला। नहीं। मौलाना साहब ने एक बात कही कि इस मुल्क में सबको आज़ादी है अपने ख्याल और अपनी बात करने की, लेकिन अंबर जैदी के लिबास के बारे में अगर आज़ादी नहीं है तो उस पर उनकी खामोशी है, और अगर आज़ादी है तो मैं जो कहता हूं, क्या मुझे आज़ादी नहीं है? क्या मेरी आज़ादी के ऊपर कत्ल का यानी फरमान आए और गर्दन कटने लगे और अदबी महफिलों में अटैक हो? हमने हिंदुस्तान के कुछ आलिम दीन मुसलमान मौलानाओं से ये पूछा कि क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि बहस के नाम पे किसी के साथ गुंडागर्दी की जाए? इस्लाम हिंसक विरोध की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते। जब अति हो जाती है किसी भी चीज़ की, जब बहुत ज़्यादा जाती हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो उसको सख्ती से दबाने की भी इजाज़त है। तारिक फतेह हो या कोई भी हो, उसके साथ जो इस तरीके से मुखातिब हो और उसकी जो है वो ज़ातियात पर इस तरीके से आ जाएं कि उसकी बेटी की इस्मत को भी जो है वो उछाल दें, मैं समझता हूं कि ये इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। कोई भी अगर इस्लाम का बारे में बुरा भला कहे तो उसको भी बुरा भला कहने के लिए मना किया गया है, और ऐसा लोगों को इग्नोर करना चाहिए। ऐसा किसी का बारे में गाली देना, बुरा भला कहना, इस्लाम इजाज़त इसका नहीं देता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ और इंटेलेक्ट और इंटेग्रिटी जो है, यानी सच और सिर्फ सच, उस पे जहां चाहे हमारी कम्युनिटी गोली दे देती है, जलेबी खिला देती है और गोलमोल बात हो जाती है, ताकि हम सच फेस ना कर सकें कि हमारी वो सोच जिसके तहत हम 12-12 साल की बच्चियों को बेच रहे हैं गल्फ अरब स्टेट्स में, 15-15 साल की लड़कियों की शादियां करा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगे, और मौलाना साहब आके हमारे ही शो पे कहते हैं कि पैदा होने से मौत तक हमारी गिरफ्त है आप पे। अब सुने उन लोगों का सवाल जो कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक करते हैं और वो लोग जो बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करते। मैं तारिक फतेह से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको तो ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान का जन्म ही सिंधु में हुआ और मैं सिंधु का पैदाइश हूँ। आप तो छोड़ा है सब कुछ और एक अपनी बना ली गंगा जमुना की तहजीब, और दूसरों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। अरे सर जाने दीजिए, सबको पता है। गालिब का एक मशहूर शेर है, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौ घर को मैं जिसके घर में आप तशरीफ़ लाए हैं अजीज़ दोस्त, प्रोफेसर मरगूब बानहाली हूँ, श्रीनगर में रह रहा हूँ और कलमकार हूँ। तो ये शेर गालिब का इस बात पे याद आ गया कि तारिक फतह और इंटॉलरेंस उसके ख़िलाफ़ आप बैल मुझे मार आपने सुना है उर्दू में। अरे साहब, जो जज्बात उकसाएँ और मजहबी जज्बात में दखल दें और फिर आप कहें टॉलरेंस क्यों नहीं है जी। टॉलरेंस की हद होती है कि आप बैल मुझे मार वाला का सिलसिला न करें। मरगूब साहब, आप तो जम्मू कश्मीर से हैं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान की सेना को नहीं छोड़ा और उन पे पथराव किए
और उनके खिलाफ नारे लगाए, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो आपसे तो तवक्को ये है कि आप इसी किस्म की बदतमीजी करेंगे। जीते रहिए। तारिक फतह साहब ये बताएं कि वो इस्लाम में बादशाहत को इस्लाम मानते हैं या बादशाहत को इस्लाम में हुज्जत मानते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को इस्लाम मानते हैं। पहले वो इसको मतलब क्लियर करें कि वो इस्लाम समझते किसको है आखिर। उमर बेटा, मैं इस्लाम को तौहीद से जोड़ता हूँ, कुरान से जोड़ता हूँ। बादशाहत, खिलाफत, मौलाना गिरी, आयतुल्लाह, ये तमाम लोग और ये तमाम मर्दों की लिखी हुई शरीयत और तमाम किताबें जो कुरान के बाद आईं, और जब कुरान में कह दिया कि आज हमने ख़त्म कर दिया मज़हब तुम्हारे लिए, जिन लोगों ने उसके बाद जो कुछ लिखा है उस पर निगाह कड़ी रखनी चाहिए। और मेरा इस्लाम बिल्कुल सीधा है, जो कुरान के असूल पे है कि सच और सिर्फ सच। बादशाहत का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो लानत है इस्लाम की। मेरठ से मैं आफाक अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। मैं यहाँ माइनॉरिटी एजुकेशनल एसोसिएशन, एक मुस्लिम तालीमी दरसगाहों की एक संस्था है, उसका जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि हम भारत के रहने वाले हैं। भारत जो गांधी का भारत है, जो गौतम बुद्ध का भारत है, जो चिश्ती का भारत है, यहाँ वायलेंस, हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर तारिक फतेह साहब पर कोई हमला हुआ है तो यकीनन उसको कंडेम करना चाहिए। हमें हिंसा में विश्वास हमारा नहीं है, हम भारतीय हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, नंबर एक बात। लेकिन फतेह साहब को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। उनको वो लक्ष्मण रेखा नहीं लगनी चाहिए जिससे लोग नाराज़ हों और उनके दिल दुख है। आफाक भाई, थोड़ी बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम बताए आपने, उसके बाद धमकी दे दी आपने मुझे। भैया